नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत में हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की विधानसभा शाना में। यहां पर चौपाल फाउंडेशन के द्वारा एक रोजगार मेला लगा है, जिसमें अभी तक हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचे हैं और अपना आवेदन कर रोजगार के इच्छुक है। हमारे साथ इसके जो संस्थापक हैं वो जुड़ते हैं, बताएंगे ये संस्था किन किन प्लेटफॉर्म पर काम करती है और कब से संस्था ने काम किया। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम दर्श है और जो चौपाल फाउंडेशन संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ। और चौपाल फाउंडेशन की स्थापना 2021 में कोविड के बाद हुई। और चौपाल फाउंडेशन का एक ध्येय वाक्य है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं और हमारी टीम उस पर चलती है, वो है चलो चलें गांव की ओर। यानी गांव के आंचल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान गांव में ही कैसे हो सकता है, इस नाते चौपाल फाउंडेशन संस्था पूरे भारत में ग्रामीण विकास पर काम करती है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए और इसका नाम संस्था का चौपाली क्यों रखा? तो अच्छा सवाल आपने पूछा, ये हमेशा लोग पूछते हैं। तो कारण क्या है? चौपाल सबसे पहले तो ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ शब्द है। हम बचपन में अपने दादा नानियों से हमेशा सुनते थे, अभी वो विलुप्त हो गया है। कोई भी समस्या अगर गांव में होती थी तो हर गांव में, जिसको हम पंचायत भी आसान शब्दों में बोलते थे, वो लगा करती थी और जब वो खत्म होती थी समाधान के साथ लोग उठते थे। तो हमने अपनी संस्था का नाम इसीलिए चौपाल रखा कि एक तो ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ शब्द हो, दूसरा ऐसा नाम हो जो वास्तव में समस्या से समाधान की ओर हो। तो इसलिए हमने चौपाल फाउंडेशन का, अपनी संस्था का नाम चौपाल फाउंडेशन रखा। आपकी जो संस्था है किन किन प्रदेशों में काम कर रही है अभी तक और लगभग अपने पास कितने लोग हैं? तो हम पूरे भारत में ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए पूरे भारत में ऐसे अलग अलग काम चलते हैं हमारे। अगर हम बात करें तो चौपाल फाउंडेशन ऐसे 7 मुख्य विषयों पे काम करती है। सबसे पहले शिक्षा। हमारे ऐसे कुछ निःशुल्क स्कूल दिल्ली एनसीआर में चलते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ प्राकृतिक कृषि, यानी गांव में किसान किस तरीके से खेती कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल खेती कर सकते हैं, उसकी प्रशिक्षण देना, उनको मार्केट लिंकेज कराना, ऐसा। तीसरा काम हमारा चलता है यूथ इंगेजमेंट, यानी युवाओं को किस तरीके से अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए अवेयरनेस सेशन, जागरूकता कार्यक्रम और कैरियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम उस यूथ अवेयरनेस में हम लोग करते हैं। उसके अलावा हेल्थ में हम लोग काम करते हैं। गांव की महिलाएं, गांव की बच्चियों के लिए हेल्थ शिविर लगाना, उनके बीच में जाके हेल्थ से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें करना और जागरूकता कार्यक्रम करना। उसके अलावा डिजास्टर, अगर हमारा कोई भी ऐसा कोई डिजास्टर, जैसे यमुना में अभी बाढ़ आई, इस तरीके का जब डिजास्टर कहीं भारत में आता है तो उसमें किस तरीके से जाके संस्था के वॉलेंटियर के माध्यम से राहत कार्य और बचाव कार्य कर सकते हैं, संस्था उसमें काम करती है। आज आपने शाना में जो अपना कैंप लगाया है, यहाँ पर कहाँ कहाँ की कंपनी और किस प्रकार की नौकरी मिलेगी और क्या क्वालिफिकेशन से नौकरी कंपनी के जो बंदे हैं किस प्रकार की नौकरी देंगे बच्चों के लिए? तो आज जो हमने एचआर को बुलाया है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग कंपनीज हैं। तो सबसे पहले तो एक कंपनी है इंटेलीमार्ट, इंटेली स्मार्ट, वो बुलंदशहर में ही उसके पास वैकेंसी है। तो हमारा मानना ये था कि सबसे पहले अगर ऐसा संभव हो पाए कि गांव के बच्चों को अपने ही 10-15 किलोमीटर की दूरी पे नौकरी मिल जाए, तो एक ऐसी कंपनी को हमने इनवाइट किया जिसके पास लगभग 350 से 400 वैकेंसी हैं। दूसरे हमने एक हीरो को इनवाइट किया, हमने डाइसन को इनवाइट किया। ऐसे 5-6 कंपनी को बुलाया जिनके पास नोएडा में, बुलंदशहर में, हापुड़ में, दिल्ली में वैकेंसीज हैं। तो इन टोटल अगर बात करें, जितनी हमारी आज के कार्यक्रम की संख्या नहीं है उससे ज़्यादा हमारी एचआर के पास, सबके पास नौकरियां हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास हमने रखी है और आयु जो है वो 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। सबसे पहले भी आपकी फाउंडेशन ने जो कैंप लगाए या शिविर लगाए उसमें अब से पहले कितने बच्चों को रोजगार मिला? तो हमने इससे पहले एक शाना क्षेत्र में एक रोजगार मेले का आयोजन किया था नवंबर के अंत में। तो उसमें लगभग 161 बच्चे अभी नौकरी कर रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में वो अपना रोजगार अभी करंटली कर रहे हैं। और अभी ये दूसरा कार्यक्रम शाना क्षेत्र में ही है, तो इसमें मुझे लगता है कि लगभग 500 से 600 लोगों को नौकरियां, और जितने भी लोग आए हैं, डिपेंड करता है उनके इंटरव्यू पे, सबको नौकरियां यहाँ से आज इस बड़े कार्यक्रम में मिले। देखिए, चौपाल फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ता और भी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, चौपाल फाउंडेशन में कब से हैं आप? मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। आपकी जो फाउंडेशन है ये किन किन प्लेटफॉर्म पर काम करती जब से मैं संस्था से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि हमने साइबर जागरूकता अभियान में काम किया है, हमने रोजगार मेले का काम किया है, हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस का काम किया है। समय समय पे जैसी आवश्यकता होती है समाज के हित के लिए हम वो सब काम करते है? देखिए, और भी हमारे साथ हैं जो चौपाल फाउंडेशन में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विनीत शर्मा है। शर्मा जी, आप जनपद बुलंदशहर से हैं, आपके ऊपर पदभार है संस्था का, तो आप किस पद पर हैं? मैं जिला सह संयोजक हूँ फिलहाल चौपाल फाउंडेशन में। आप संस्था में जुड़े कितना वक्त हो गया आपको?
मुझे 2 साल से ऊपर हो गए इस संस्था में जुड़े हुए। आप जब से संस्था में जुड़े हैं, जनपद के अंदर आपके नेतृत्व में क्या-क्या कार्य हुए? मेनली आप देखते होंगे आजकल हमारे क्षेत्र में क्या पूरे देश में ही साइबर पे अपराध बढ़ता जा रहा है। उस पर हम मेनली फ़ोकस करके बुलंदशहर पुलिस के साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, जो स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में जाके करते हैं। ये मेन काम करते हैं। इसके अलावा गौशाला पे हमने काम करना स्टार्ट किया है। गौशाला पे हमने एक रिक्शा भी बनाया था जो गाँव-गाँव जाके आटा, भूसी, रोटी जो भी चीज़ मिले गाय के लिए वो चीज़ों के लिए हमने तैयार करा था। उससे हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और ठीक रहा। देखिए, चौपाल फाउंडेशन में जो कंपनी आई है, उनके एचआरएम से बातचीत करेंगे कि कहाँ की ये कंपनी और किस प्रकार का काम देगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण जी, क्या कंपनी है आपकी? क्या नाम है? मेरी कंपनी का नाम इंटेलीस्मार्ट है। हमारी कंपनी स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है आपके यूपी वेस्ट में। यूपी वेस्ट में और हमारा पैन इंडिया में भी प्रोजेक्ट है। हमारा गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट हुआ है, 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कि हम स्मार्ट मीटर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है कि पुराने डिजिटल मीटर्स को स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। स्मार्ट मीटर को आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले आपके घर पे मीटर रीडर आते थे, मीटर रीडिंग करते थे, आपका डिस्कनेक्शन करना हो, अगर बिल जमा नहीं है तो बिल का काटी जाती थी। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। हम स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल करते हैं उसमें किसी मीटर रीडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ऑटोमेटिक मंथली पे बिल जमा होगा। सेकेंड चीज़, अगर आपका बिल नहीं जमा है तो ऑटोमेटिक बिजली का कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका बिल जमा होगा रिकनेक्ट हो जाएगा। तो इस मुहिम में हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आपके बुलंदशहर में और भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में करते रहते हैं। ये ड्राइव सिर्फ इसलिए कि लोगों को रोजगार मिल सके और जल्दी से जल्दी लोगों के यहाँ विद्युतीकरण में स्मार्ट मीटर लगाया जा सके। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा? हमारी जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो ITI होना चाहिए और उसके बाद अगर और भी है तो डिप्लोमा, बीटेक, ये सारी प्रोफाइल्स हम जिसकी जैसी अनुभव है, जिसका जैसा एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी क्या है अपनी? हाँ, हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग CTC है वो 19,000 CTC से लेके हमारे पास 1 लाख तक के हमारे पास सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोफाइल्स हैं। देखिए, पर्सनली मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, जब से ये स्मार्ट मीटर लगे, लोगों की लगातार शिकायतें रहती हैं, तो ये इश्यू पहले से था या इंस्टॉल होने के बाद आया? लोगों को मूल समस्या क्या है कि जैसे हम इंस्टॉल करते थे मीटर के बाद क्या होता है कि आपकी टीम कहती है कि 2 से 3 महीने में आपको ऐसे ही चलेगा, उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना होगा। लेकिन अब समस्या क्या है, लगातार शिकायतें आती रहती हैं लोगों से कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार बिल की दर बढ़ी है। जिन लोगों का बिल 1,000-1,200 रुपये आ रहा था, उनका 3-3, 4-4 हज़ार हो गया। दूसरी समस्या ये है कि अगर वो ऑनलाइन अपना बिल जमा भी करते हैं तो उसमें समस्या ये देखने को मिली है लोगों को कि 24 घंटे 48 घंटे तक वो ऑनलाइन जो बिल जमा करते हैं उसका समाधान नहीं मिलता, लोगों के घर में लाइट नहीं पहुंचती। इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है। जैसे कि कोविड वैक्सीन आई थी, उसका विरोध हुआ। जब शुरुआत में कंप्यूटर लाए जा रहे थे, राजीव गांधी जी ला रहे थे, तो उसका भी विरोध हुआ। अभी आप देख रहे हो AI आ रहा है तो उसमें भी विरोध किया जा रहा है कि AI आ जाएगा तो लोगों का रोजगार चला जाएगा। रोबोट्स आ रहे हैं तो लोगों का रोजगार चला जाएगा। बट आज आप डिफेंस सेक्टर में देख रहे हो तो हमारे रोबोट्स भी मिशन में काम कर रहे हैं। वैसे ये स्मार्ट मीटर है, जैसा कि आपने कहा कि ये मीटर तेज चलता है, रीडिंग नहीं आती है, लोगों का बिल ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्मार्ट मीटर के साथ अगर किसी को डाउट है तो उसके साथ चेक मीटर भी लगाते हैं। चेक मीटर मीन्स आपका पुराना मीटर भी एज इट इज रहेगा, उसके बगल में हमारा स्मार्ट मीटर लगेगा, जिससे कि आपको संतुष्टि मिल सके कि आपका अगर पुराना डिजिटल मीटर जितना चला है उतना ही चेक मीटर चला है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारा एग्जीक्यूटिव या कोई टेक्नीशियन आपके घर में जाके मीटर लगाता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसके बाद आपको वो बिल जमा करने में 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको लगता है, जब आपका एक साथ मुश्त बिल आता है तो आपको लगता है कि बहुत बिल आ रहा है, क्योंकि पुराना कॉन्टिन्यूसली आप मंथली जमा कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज ये कि इसमें आपको क्या है कि चोरी रोकने के लिए किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि लाइनमैन आया आपके घर पे, उसने कहा कि हम आपका केबल जोड़ दे रहे हैं। मीटर रीडर आया, आपकी रीडिंग आ रही है 100 यूनिट, उसने कहा भाई हम आपका 50 यूनिट का बिल बना दे रहे हैं, 50 यूनिट अगले महीने कर देंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को भ्रम है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर है, इसमें कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। मीन्स ये मैनिपुलेटेड नहीं है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो हमारे पास MDM टीम है, IT टीम है, उसके पास सारा डेटा रहता है। पर डे आपने कितनी बिजली खर्च की वो भी हमारे
अमर सिंह, मोहम्मद सारिक, साजिद अली, फैजान अली, मुकेश कुमार, देवेंद्र नंद किशोर, परविंदर जगवीर, शिवम बिरमपाल, रोहित राजाराम। नहीं बैठा मैं बैठ तू आराम से नहीं अभी भी भीड़ भाड़ तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।